हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जुबिन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले अल्काइल एमीन्स केमिकल्स के बारे में। आज बस एक दिन में ये स्टॉक जो 15% तक चढ़ चुका है। 15% की इसने रैली दी है सुबह से। अगर हम पिछले 2 दिन का डेटा देखें तो पिछले 2 दिन में ये स्टॉक लगभग अपने लो से 31% का है बना चुका है। 31% तक ये जो है चढ़ चुका है। इस रैली के पीछे, इस अपमूव के पीछे, इस धमाके के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा भाग रहा है, ये स्टॉक इतना ज़्यादा चढ़ रहा है पिछले 2 दिन में ही। इसने जो एक अपमूव दिया, इसने जो एक रैली दी है 31% का, इसने जो धमाका किया हुआ है, ये इसने एक अपडेट के पीछे किया हुआ है जो कंपनी ने कल अनाउंस किया था मिड डे में। उस वजह से ये स्टॉक इतना चढ़ चुका है, वो मैं आगे आपके साथ वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल कंडीशंस, इसके वैल्यूएशंस, फंडामेंटल्स, स्टॉक में एंट्री लेना सही होगा या नहीं, और स्टॉक में एग्जैक्ट एंट्री कब लेनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी चढ़ चुका है, ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो यहाँ पे करेक्शन आने के चांसेस कितने दिख रहे हैं, सही स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए यहाँ पे पोजीशन लेने की या स्क्वायर ऑफ करने की। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं इसका रिटर्न पैटर्न, इसने कितना रिटर्न अभी तक दिया हुआ है। अगर हम देखें पिछले 2 दिन में, जैसे कि हमने देखा है 30% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। किसी बैंक एफडी से आप कंपेयर करोगे तो लगभग 3 से 4 साल का रिटर्न इसने जो है 2 ही दिन में दे दिया है। बट अगेन ये न्यूज बेस्ड रैली है, इसमें कोई अपडेट आया था उस वजह से ये रैली शुरू हुई है, तो ये सस्टेन कितना कर पाएगी वो हम आगे देखते हैं। सो अगर हम इसका रिटर्न्स का चार्ट देखते हैं तो चार्ट आपके सामने है। इसने 10 साल से लेके एक दिन तक हमेशा जो एक पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे सारे के सारे चार्ट्स आपको ग्रीन में दिखाई देंगे। 10 साल का चार्ट देखिए एक्सट्रीम, तो यहाँ पे आपको लगभग 11,484% का रिटर्न दिखाई देगा। एक वीक का चार्ट देखिए तो 32% तक का दिखाई देगा, और एक दिन का देखिए तो 15.41%, जैसे हमने पहले देखा था। सो इस रिटर्न के चार्ट को, पैरामीटर को देख के यही लग रहा है, यही हमें समझ में आ रहा है कि इसने शेयर होल्डर के वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इजाफा दिया हुआ है। जिसने भी स्टॉक में किसी भी टाइम पे एंटर किया हुआ, 10 साल पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, हर कोई आज के दिन काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में ही बैठा हुआ है। हर कोई अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग ही यहाँ पे कर चुका है। सो ऐसे स्टॉक हमें काफ़ी कम ही देखने मिलते हैं जो ईयर ऑन ईयर, टाइम ऑन टाइम इतना अच्छा रिटर्न देते जाते हैं, इतना अच्छा जो है एक अपमूव बरकरार रखते हैं। थोड़ा बहुत डिप यहाँ वहाँ एक्सेप्टेबल होता है, बट अगेन इतना लंबे ड्यूरेशन में अगर यहाँ पे चार्ट इतने स्ट्रांग हो, इतने अच्छे रिटर्न हो, तो समझना चाहिए कि स्टॉक में एक एक्स फैक्टर है, स्टॉक जो है आगे अच्छा परफॉर्म कर भी सकता है। अब और टाइम लिए बिना यहाँ पे जो अपडेट्स है मैं आपको डायरेक्टली अपडेट्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे कि कंपनी ने जो है February 2 को इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग अरेंज किया हुआ है, और इस मीटिंग में जो पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं यहाँ पे जो है नोट डाउन किए हुए हैं। पहला है कि ये अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाले हैं, जो दिसंबर क्वार्टर तक के होंगे, थर्ड क्वार्टर के होंगे। सो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी अज्यूम कर रहा है कि इनके प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे होने वाले। दिसंबर क्वार्टर में इनका जो नंबर है काफ़ी अच्छा होने वाला है, बिकॉज इनका जो पहले का ट्रैक रिकॉर्ड था अब तक का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हाल ही में यहाँ पे केमिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड दिखा गया था, और यहाँ पे केमिकल सेक्टर की एक उभरती हुई कंपनी है, तो यहाँ पे नंबर्स जो है स्ट्रांग ही होते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और इस मीटिंग का जो दूसरा पॉइंट होने वाला है वो ये है कि यहाँ पे ये लोग इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं। सो इनका हर साल का डिविडेंड डिक्लेयर करने का टाइम यही होता है, इंटरिम डिविडेंड, और लगभग 8 से लेकर 12 रुपए के बीच में हम लोग यहाँ पे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक प्राइस को देखते हुए डिविडेंड काफ़ी बड़ा अमाउंट नहीं है, डिविडेंड को लेकर ज़्यादा यहाँ पे हाइप नहीं मचा हुआ है। बट जो तीसरा अपडेट है वो एक मेन और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यहाँ पे जो इन्होंने प्रपोजल दिया हुआ है सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स का, और वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स ऑफ शेयर होल्डर्स। यानी कि इन शॉर्ट कहूँ तो यहाँ पे ये लोग जो है शेयर को स्प्लिट कर सकते हैं, स्टॉक स्प्लिट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे शेयर होल्डर अप्रूवल मिलते हैं तो। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइटर है इस ओवरऑल रैली का कि यहाँ पे जो है स्टॉक स्प्लिट की संभावना लग रही है, शेयर को स्प्लिट किया जा सकता है, उस वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा डिमांड दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट यानी कि शेयर को स्प्लिट करते हैं। समझिएगा मेरे पास 10 रुपए के एक शेयर है, तो उस स्टॉक को स्प्लिट किया जाएगा, उस स्टॉक के 2 टुकड़े किए जाएंगे। अभी ये रेशो पे डिपेंड करता है कि कितने टुकड़े किए जाएंगे और किस हिस्सों में किए जाएंगे। अगर हम सिंपल रेशो रखते हैं 1:1 रेशो का, तो मेरे पास 2 शेयर हो जाएंगे 5-5 रुपए के, यानी कि एक शेयर को जो है डायरेक्टली हाफ किया जाता है। सो बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि स्टॉक स्प्लिट में हमें जो है मॉनेटरी बेनिफिट कुछ मिलता नहीं है, हमारे स्टॉक्स तो बढ़ जाते हैं बट उसका एक्चुअल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू उतना ही रहता है जितना पहले था। सो आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट कि यहाँ पे डायरेक्टली मॉनेटरी वैल्यू कुछ मिलता नहीं है स्टॉक स्प्लिट का, बट आपको जो है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सकता है अगर स्टॉक अच्छा हो, स्टॉक अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक हो तो। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे आइशर मोटर का देख सकते हैं। रिसेंटली जब स्टॉक स्प्लिट हुआ था तो लगभग एक शेयर था 20,000 का, उसको 5 टुकड़े किए गए थे 2,000 के रेंज में, और आज के दिन वो शेयर लगभग 2,600 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस चीज़ को 3 महीने भी हुए नहीं है, 3 महीने में स्टॉक ने अच्छी खासी बढ़त दिखाई है, अच्छा खासा एक जम दिखाया है। सेम चीज़ HCL टेक्नोलॉजी के साथ हुई थी। HCL टेक्नोलॉजी में जो है 1:1 रेशो का बोनस दिया था, तो शेयर के 2 टुकड़े हुए थे, आधा हो गया था।
जब एक्सेल का शेयर 1200 के रेट में था तब यहाँ पे बोनस हुआ था और एक शेयर जो है 600 का बन गया था, 500 के अराउंड बन गया था। और आज के दिन एक्सेल का स्टॉक जो है नियर टू 1000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस बात को हार्डली 9 या 10 महीने भी नहीं हुए होंगे। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि भले ही यहाँ पे आपको अभी के लिए कोई स्टॉक का बेनिफिट ना मिले, कोई मॉनेटरी बेनिफिट ना मिले, बट लॉन्ग टर्म में जैसे ही आपका स्टॉक जो है जिसकी वैल्यू कम हो गई है और गिनतियाँ बढ़ गई है, उसका वैल्यू जो है जल्दी ही बढ़ने लग जाता है, जल्दी ही वैल्यू अप्रिशिएट कर जाता है। अगर स्टॉक अच्छा हो, कंपनी अच्छा हो, अच्छा परफॉर्मेंस देती रहे, अगर फाइनेंशियल अच्छे हो कंपनी के, तो बिकॉज स्टॉक स्प्लिट करने का एक रीज़न ये भी होता है कि स्टॉक में जो है लिक्विडिटी बढ़ानी होती है। जब स्टॉक बड़ा हो जाता है, जब स्टॉक जो है महंगा हो जाता है, तो उसमें जो है ट्रेडिंग की लिक्विडिटी कम हो जाती है। बट अगर वही स्टॉक कम रेट में मिलना चालू करे, उसका वैल्यू हाफ हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज वो अफोर्डेबल हो जाता है और ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाता है और स्टॉक के प्राइस भी सोर करने लगते हैं। बट अगेन इस प्रोसेस को टाइम लगता है, हो सकता है 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल भी लग जाए। सो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है, उसके बाद ही आप यहाँ पे जो एंट्री एग्जिट ले सकते हो, आप एक फर्म डिसीजन ले सकते हो। और इसी मीटिंग में जो फोर्थ पॉइंट होने वाला है वो ये है कि ये लोग नया प्रोजेक्ट जो है सेटअप करने वाले हैं, यानी कि बिजनेस को एक्सपांड करने वाले हैं, बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं। सो ये चारों ही पॉइंट्स कंपनी के फेवर में दिख रहे हैं, चारों ही पॉइंट्स जो इस रैली में जो है योगदान कर रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि मैंने कहा, स्टॉक स्प्लिट का पॉइंट है। बट अगेन किसी कॉर्पोरेट एक्शन के पीछे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, भले बोनस हो, स्टॉक स्प्लिट हो, डिविडेंड हो, बिकॉज ये वन टाइम चीज होती है। कॉर्पोरेट एक्शन वन टाइम चीज होती है। अगर कंपनी अच्छी ना हो, कंपनी परफॉर्मिंग ना हो, कंपनी में जो है फंडामेंटल अच्छे ना हो, फाइनेंशियल अच्छे ना हो, तो कितना भी कॉर्पोरेट एक्शन आए बट कंपनी के शेयर्स आगे जाके जो गिरना चालू करेंगे, भले अभी रैली दे तो। सो आपको कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में समझना जरूरी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स वो जानना जरूरी है। कॉर्पोरेट एक्शन एक एडेड एडवांटेज है, एडेड बेनिफिट है, बट सोल कॉर्पोरेट एक्शन के पीछे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं, कंपनी फाइनेंशियली कितनी साउंड है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं 2017 मैंने दिसंबर से रिजल्ट लगाए हुए हैं। तो नेट प्रॉफिट इनका 2017 में 15 करोड़ था और अगर हम लेटेस्ट से कंपेयर करें सितंबर क्वार्टर से, रिसेंट क्वार्टर से, तो 65 करोड़ था। सो आप देख सकते हैं हार्डली 10 से 12 क्वार्टर में कितना बड़ा डिफरेंस आया है। 15 करोड़ कहाँ पे था और आज के दिन 65 करोड़ कहाँ पे खड़ा हुआ है। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप कंपेयर करोगे इस क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर से, तो आपको यहाँ पे 54 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई देगा और इस साल जो है 65 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि बहुत अच्छा है। और लास्ट ईयर दिसंबर में 77 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल एक्सपेक्टेड है कि इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे दिखने वाला है, होने वाला है, बिकॉज केमिकल सेक्टर में डिमांड काफ़ी अच्छा था। डिमांड यहाँ पे सोरिंग दिख रहा है, उस वजह से हमें लग रहा है सेल्स भी ज़्यादा होगा और यहाँ प्रॉफिट के नंबर्स भी अच्छे खासे दिखाई देंगे। अगर मैं ईयरली प्रॉफिट की बात करूँ, आप देख सकते हैं पिछले साल ही इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट बनाया था, लगभग 215 करोड़ का मार्च 2020 में। उसके पहले इन्होंने हार्डली कभी 100 करोड़ क्रॉस किया होगा। 2019 में 100 करोड़ के पास आ गए थे बट क्रॉस नहीं कर पाए थे। बट 2020 में इन्होंने बम्पर तोड़ प्रॉफिट दिखाया है और वही चीज़ हमें इस साल भी दिखाई दे रही है। हमें इस साल तो ये लग रहा है कि पिछले साल के प्रॉफिट को भी ये तोड़ के आगे निकल सकते हैं। सो फाइनेंशियली तो कंपनी पे कोई डाउट नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रही है। इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छी तरह आगे ग्रो कर रहे हैं, सेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं और ओवरऑल बेनिफिट यहाँ पे कंपनी के नंबर्स को भी दिखाई दे रहा है। अभी हम कंपनी के वैल्यूएशंस देखते हैं। वैल्यूएशंस के बेसिस में आप देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जो है 38.56 का है। माइंड ब्लोइंग आरओई है, यानी कि कोई अगर 100 रुपये लगा रहा है बिजनेस में, उसको रिटर्न मिल रहा है 38.56 का। बहुत ही कम बिजनेस में, बहुत ही कम स्टॉक्स में इतना अच्छा आरओई होता है जो इसने मेंटेन किया हुआ है। प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली लग रहा है 14.32 का। ऑब्वियसली प्राइजेस थोड़े शॉर्ट टर्म में इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है। यानी स्टॉक का करंट बुक वैल्यू और करंट का प्राइस जो है दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। बुक वैल्यू काफ़ी कम है, प्राइस उससे लगभग 14 गुना ज़्यादा है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो सेम सिनेरियो यहाँ पे आपको 37 दिखाई दे रहा है, बिकॉज अगेन जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे प्राइजेस 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो यह वैल्यूएशन जो है थोड़ा हाईली वैल्यू हो चुका है। स्टॉक का ईपीएस है लगभग 119.82 का। सो वैल्यूएशन के बेसिस में ऐसे लग रहा है स्टॉक थोड़ा हाईली वैल्यू हो गया है, बिकॉज 2 दिन पहले ये अराउंड 4000 के रेंज में ट्रेड कर रहा था या 4000 के पास में ट्रेड कर रहा था, बट 2 दिन में इसने 5000 क्रॉस कर दिया है। उस वजह से यहाँ पे वैल्यूएशंस जो है थोड़े हाई चले गए। वैल्यूएशंस आपको थोड़े से अपर एंड में दिख रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर्स है 74.14 का। एफआईआईज और डीआईएस के पास नेग्लिजिबल होल्डिंग है अराउंड 0.38 और 1.84 की, जबकि पब्लिक के पास शेयर होल्डर के बाद सबसे मैक्सिमम होल्डिंग है 23.63 की। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव लग रहा है कि प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, इतनी शेयर होल्डिंग रख रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ा इंपैक्ट प्रमोटर पे पड़ने वाला है शेयर के प्राइसेस का। एफआईआईज और डीआईएस यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। बट अगेन प्रमोटर के पास जब तक मेजर होल्डिंग है तब तक रिटेलर्स को थोड़ा सा जो है
एक पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, बिकॉज अगर शेयर में कोई भी गड़बड़ होती है, शेयर तभी नीचे ऊपर जाता है, तो सबसे पहला इंपैक्ट यहाँ प्रमोटर पे पड़ने वाला है, बिकॉज प्रमोटर की बड़ी पूंजी यहाँ पे लगी हुई है। अगर यहाँ पे चार्ट में इसे स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज इसका RSI लगभग 83 के रेंज को क्रॉस कर चुका है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका है RSI, बिकॉज 2 दिन में इसने काफ़ी बड़ी रैली दी और आप देख सकते हैं जब भी RSI इस रेंज में पहुंच चुका है 85 को क्रॉस कर चुका है, बहुत जल्दी यहाँ पे करेक्शन भी आ चुका है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर में ऐसे हमें करेक्शन दिखाई देगा और वो हमारा एक एंट्री पॉइंट बन सकता है अगर किसी को यहाँ पे इन्वेस्ट करने में कोई इंटरेस्टेड होगा तो। बॉलिंजर बैंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कल की जो कैंडल थी लगभग 17% की थी, इसने 3900 से स्टार्ट किया था और लगभग ये कैंडल जो है एंड हुई थी 4449 पे, लगभग 450 हम कह सकते हैं। और आज की कैंडल जो बनी है वो लगभग 4569 से बनी है और वो एंड हुई है 5126 पे। बट गौर करने वाली बात यह है कि ये जो कैंडल बनी है वो बॉलिंजर बैंड के बाहर बनी है, बॉलिंजर बैंड को टच नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि ओवरबॉट जोन को काफ़ी ज़्यादा ब्रीच कर चुका है ये, तो इसका भी नीचे आना जो है तय है। बट अगेन ये कब आएगा एग्जैक्टली हम बोल नहीं सकते, मे बी कल आए, परसों आए, 2-3 सेशन बाद आए, बट यहाँ पे जो है करेक्शन जल्दी आ सकता है, तो वो हमारा एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। सो कोई यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हमने पॉइंट्स देखे थे, जो इन्होंने अनाउंस किए थे कि बोर्ड मीटिंग में इनके एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो उसको 1 महीना बाकी है। 1 महीना काफ़ी लंबा टाइम होता है, यहाँ पे करेक्शन आने के चांसेस है, ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आ सकता है बिकॉज निफ्टी काफ़ी ऊपर खड़ा हुआ है। सो आप रैली को देख के मत भागिएगा, भागते हुए स्टॉक को पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, स्टॉक को ठंडा होने दीजिए, थोड़ा करेक्ट होने दीजिए। हो सकता है ये स्टॉक डायरेक्टली नीचे ना आए, डायरेक्टली बड़ा करेक्शन ना आए, बट हो सकता है थोड़ा संभल जाए, थोड़ा थम जाए। सो आप उस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री लेने का सोचिएगा। भागते हुए स्टॉक में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो हो सकता है बड़ा रिवर्सल आ जाए और आप जो है हायर रेंज में फंस जाओ। सो आप वो गलती मत कीजिएगा। जैसे ही ये स्टॉक संभलता है, जैसे ही ये गिरना शुरू होता है, जैसे ही इसमें करेक्शन आता है, कंसोलिडेशन आता है, आप जो छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पे एंट्री लेना शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल होगा बिकॉज इस स्टॉक के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। बट करंट सिचुएशन में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसने रैली दे चुका है, तो यहाँ पे जो है हल्का फुल्का करेक्शन हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें कोई हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए या स्ट्रेंज नहीं लगना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट जोन के भी ऊपर जा चुका है। भले कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे, फंडामेंटल्स अच्छे, स्टिल ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ये कोई ब्लू चिप कंपनी नहीं है कि किसी न्यूज़ के बेसिस में, किसी अपडेट के बेसिस पे आप जो है बड़ी पूंजी यहाँ पे लगा के भूल सकते हैं। आपका रिसर्च पूरा कीजिएगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले, सारे न्यूज़, सारे आर्टिकल्स, सारे के सारे इसके जो फंडामेंटल्स फाइनेंशियल है सबको रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या डिसीजन मेकिंग सोचिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।